नमस्कार साथियों, हमारे YouTube के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले सेशन में हमने अध्ययन किया था स्टेटस ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम उससे ही जुड़े एक और टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों की जो अवस्था होती है उन अवस्थाओं में जो जिस प्रकार से परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैटर है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि बहुत सारे जो छोटे छोटे कणों से, सूक्ष्म कणों से मिलकर के पदार्थ बना हुआ होता है। जब इन कणों की अवस्था परिवर्तन कब होगा, यानी कि जब इन कणों की स्थिति में, ऊर्जा में तथा इन कणों की ऊष्मा में परिवर्तन होगा। ऊष्मा में परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि एक पदार्थ जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का टुकड़ा लिया, उसको हमने एक निश्चित तापमान दिया, हीट दी उसको थोड़ी सी, या फिर हमने उसको वायुमंडल में छोड़ दिया, तो वो थोड़ी देर बाद हम उसका देखते हैं कि वो जो बर्फ का टुकड़ा था वो पानी में बदल जाता है। पानी में बदलने का क्या कारण था? उसके दो जो है फैक्टर कार्य करते हैं यहाँ पर, यानी कि एक अवस्था में दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए पदार्थ के लिए दो फैक्टर कार्य करते हैं, दो कारक कार्य करते हैं। वो हैं एक तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान का प्रभाव, और दूसरे नंबर पर आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी कि दाब का प्रभाव। दो कारक होते हैं जिनसे अवस्था में परिवर्तन आता है। पहला है तापमान में प्रभाव, यानी कि किसी भी पदार्थ को हम गर्म करेंगे या फिर उसको तापमान देंगे, ताप देंगे, और दूसरा है कि हम उस जो है जिस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं उस यदि पदार्थ को हम प्रेशर देंगे, दाब देंगे, तो हम कह सकते हैं कि इनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अब हम सबसे पहले एक नंबर पर देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर क्या है, यानी कि ताप का प्रभाव क्या है। ये अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से करता है। इसको ताप का प्रभाव जो है इसलिए टर्म किया जाता है क्योंकि कोई भी पदार्थ है यदि वो ठोस अवस्था के अंदर होगा, सॉलिड स्टेट के अंदर होगा, तो उसको थोड़ा सा हीट किया, यानी कि उसको थोड़ी सी उष्मा दी, उसको थोड़ा गर्म किया, तो वो क्या है कि वो स्वतः ही लिक्विड अवस्था में आने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में जब था, इनके कण आपस में मजबूती से बंधे हुए थे। जब इन कणों को उष्मा प्रदत्त हुई तो इनके कण जो है वो आपस में जो है निरंतर स्वतंत्र गति करने लगे। इससे इनकी जो है मध्य कणों की जो गतिज ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा क्या हो गई? बढ़ने लगी। जब इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ी तो इनके कणों के मध्य जो है इनकी गति बढ़ने लगी, और जब एक समय ऐसा आया कि इसके अंदर जो है ये कण जो है वो आपस में, इनके कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है एक सीमा से अधिक बढ़ जाता है, और जो ये पदार्थ जो है सॉलिड स्टेट से है लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाता है। अब इसके लिए एक हम परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक बिंदु। अब हम गलनांक बिंदु किसको कहते हैं? यानी कि कोई भी पदार्थ है उसको ठोस अवस्था के अंदर से लेकर के उसको द्रव अवस्था के अंदर कन्वर्ट करना, यानी कि गलना।
तो गलना ही है तो गलनांक है। यानी कि और बिंदु क्या है, यानी कि ताप, वह निश्चित तापमान जिस पर कोई भी जो ठोस पदार्थ है वो द्रव अवस्था के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उस बिंदु को कहते हैं गलनांक बिंदु या फिर मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का जो गलनांक है वो 273.116 केल्विन होता है। इस टेम्परेचर पर यदि बर्फ को रखा जाए तो ये पानी में बदलने लग जाता है। अब हमने गलनांक बिंदु पढ़ा कि गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा बनती है, डेफिनेशन छोटी सी, कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलने लग जाता है उसको, उस पदार्थ का गलनांक बिंदु या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। हमने ये देखा अभी तक कि कोई भी मैटर है, उस मैटर को हमने जो है हीट दी, हीट देने से उसके कणों के जो है कणों की ऊष्मा बढ़ी, तो ऊष्मा बढ़ने से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो उनके कण जो है वो आपस में गति करने लगे या फिर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, इस कारण से इसके अंदर परिवर्तन आया। तो हमने ये पढ़ा था कि ठोस से द्रव अवस्था के अंदर जो है बदला वो है गलनांक बिंदु यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। बर्फ का गलनांक हमने देखा 273.160 केल्विन जो है उसका तापमान बिंदु था जिसके ऊपर वो गलने लग जाता है या फिर द्रव अवस्था के अंदर आने लग जाता है। अब हम यहाँ पर एक और बात करेंगे कि गलने की जो प्रक्रिया है, गलने की प्रक्रिया जो है वो संगलन भी कहलाती है या फिर हम इसको फ्यूजन भी कह सकते हैं। तो संगलन किसे कहते हैं ये पूछा जाए आपसे तो भी आपको घबराना नहीं है, ये परिभाषा आपको बतानी है कि गलने की जो है, गलना क्या यानी कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था के अंदर जो गलने की जो है प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, संगलन कहलाती है। अब देखिए मैं एक यहाँ पर एक आपको एक परिभाषा याद दिलवाऊंगा, एंथैल्पी। आपने शब्द सुना होगा एंथैल्पी यानी कि ऊर्जा, और ऊर्जा कौन सी, प्रसुप्त ऊर्जा, प्रसुप्त या फिर गुप्त ऊर्जा किसे कहेंगे देखते हैं। बराबर एंथैल्पी बराबर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ऊष्मा काम में ली गई उसको हम कहते हैं एंथैल्पी या फिर प्रसुप्त या फिर गुप्त ऊष्मा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब कोई भी ठोस पदार्थ है, हमने उसको हीट दी तो वो किस में आ गया, लिक्विड में आ गया, यानी कि ये यहाँ पर कौन सा पॉइंट काम आया था, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। ठीक है, अब हम लिक्विड को थोड़ी सी और ज्यादा ऊष्मा देंगे, ताप देंगे, तो ये जो है ये आगे और जाके दूसरी तीसरी स्टेज में आ जाएगा, वो है गैस अवस्था, गैस अवस्था में बदलने लग जाएगा। तो कोई भी पदार्थ है लिक्विड, उस लिक्विड पदार्थ का गैस अवस्था के अंदर बदलना वो कहलाता है आपका, कोई भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना ये कहलाता है आपके क्वथनांक। ठीक है, क्वथन यानी कि कोई भी पदार्थ है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है।
अब क्वथनांक जो है बिंदु किसे कहेंगे, या फिर हम यूं कहे कि क्वथनांक को अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे कि वह निश्चित तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लग जाता है, उस तापमान के बिंदु को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, क्वथनांक बिंदु कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। देखो हमने एक पहले संगलन की यानी कि फ्यूजन की जो है प्रसुप्त ऊष्मा की बात की, ठीक है, या फिर ऊर्जा। अब हम जो है एक और ऊष्मा की बात करेंगे, वो है आपके क्वथन की प्रसुप्त ऊष्मा। देखिए दोनों में कुछ नहीं डिफरेंस है, दोनों सेम है। क्या थी यहाँ पर कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर 1 किलोग्राम द्रव को ठोस से द्रव, यहाँ पर क्या था, ठोस से द्रव में बदलने में जितनी ऊष्मा काम में आती है उसको संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहां पर भी वो की वो बात कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को द्रव अवस्था से गैस या फिर वाष्प अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो ऊष्मा या ऊर्जा काम आई, इस ऊर्जा को कहा जाता है वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये दो डेफिनेशन। अब हम आगे दूसरा जो है फैक्टर, दूसरा कारक यहां पर अध्ययन करेंगे कि प्रेशर ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, यानी कि दाब का प्रभाव क्या है अवस्था परिवर्तन में, इसका क्या प्रभाव होता है। तो देखिए कि जब कोई भी पदार्थ है वो यदि गैस अवस्था में है, तो हमको पता है कि गैस अवस्था में क्या होता है, गैस अवस्था में उसके कण जो है बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। जब उसके ऊपर दाब लगाया गया तो उसके जो कण है वो क्या आएंगे, पास पास। जब कण पास पास में आएंगे तो ये जो है वो द्रव अवस्था में बदल जाएगी। किसके बदौलत, दाब के बदौलत। ठीक है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कोई भी द्रव अवस्था के अंदर कोई भी पदार्थ आ गया और इसको यदि हमको ठोस अवस्था में बदलना है, तो चाहे हम इसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगा ले, कितना भी दाब लगा ले, ये ठोस अवस्था में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि द्रवों में एक गुण होता है, द्रवों में जो संपीड्यता का जो गुण है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ये है। तो हमने दो फैक्टर जो है पढ़े अभी, एक तो है इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव, और एक है इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर यानी कि दाब का प्रभाव। इन दो कारकों के बदौलत एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन में हम अब आगे अध्ययन करेंगे कुछ जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हमको याद रखना जरूरी होती है, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए कोई भी पदार्थ है वो सॉलिड स्टेट से किस में बदलता है, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में जाता है, गैस में जाता है। ठीक है, देखिए कोई भी पदार्थ है वो, उसको हमने हीट दी, ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट से किस में आया, लिक्विड में, तो इसको कहेंगे मेल्टिंग। ठीक है, दूसरे के अंदर देखते हैं कि कोई भी पदार्थ है उसको यदि लिक्विड अवस्था में आने के बाद में जब ज्यादा हीट दी गई उसको,
तो वो जो है स्टीम में बदलने लग जाता है, वाष्प में बदलने लग जाता है। इसको कहते हैं वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। दो परिभाषाएं पढ़ी कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलने की प्रक्रिया मेल्टिंग, और लिक्विड अवस्था से वापस जो है गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया जो है वो आपके वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। अब जो है वापस गैस अवस्था से लिक्विड अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहलाई आपके कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। संघनन, गैस अवस्था से लिक्विड में बदलना और लिक्विड से वापस सॉलिड स्टेट के अंदर आना, यानी कि फ्रीजिंग, यानी कि हिमांक। ठीक है, ये परिभाषाएं मुख्य थी। अब उससे आगे की एक और परिभाषा जो है इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो याद रखने योग्य है, उसको याद रखना ही है, वो है आपके ऊर्ध्वपातन। यानी कि कोई भी मैटर है सॉलिड स्टेट से लिक्विड में ना बदलकर सीधा का सीधा गैस अवस्था में बदल जाए, या फिर कोई भी पदार्थ है वो गैस अवस्था से वापस सॉलिड स्टेट में बदल जाए, तो ये प्रक्रिया जो है वो कहलाती है आपके ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो कोई भी पदार्थ है वो ठोस अवस्था से बिना द्रव में बदले सीधा गैस अवस्था में, और गैस अवस्था से वापस द्रव, बिना द्रव में बदले वापस जो है ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, यानी कि सब्लिमेशन। ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण थी। ऊर्ध्वपातन के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं वो आपको याद रखने होते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थेलिन, एंथ्रेसिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो हमको याद रखने होते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।